गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोविड-19 के अनुसार जो घर बैठे आप सुविधा पा सकते हो श्री श्याम शिक्षक शिक्षण संस्था की तरफ से। तो मैं विद्याधर जो बीए बीएससी बीएड सेकंड के कुछ सिलेबस करवाने के बावजूद जो विषय वस्तु के अनुसार जो बकाया है वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वाचन आकलन। वाचन आकलन में क्या आ जाता है कि अपनी कक्षा या कक्ष के अंदर जो शिक्षार्थी के हिसाब से जो शिक्षक के द्वारा एक विद्यार्थी से वाचन आकलन किया जाता है तो उसके तौर पर अपने भाव विचारों और उसमें अनुभव स्पष्ट ढंग से योग्य बनाने के लिए तो शुद्ध उच्चारण उचित स्वर के हिसाब से जो वाचन आकलन किया जाता है या देखा जाए तो एक कक्षा कक्ष के अंदर विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए पुस्तक में से पढ़ने के लिए देखा जाए तो उसमें कोई ऐसा कठिन शब्द आ जाता है तो उसके शब्द के ऊपर चतुर्भुज बना दिया जाता है ताकि वो एक शब्द बाद में लिख करके उसको आसान तरीके से पढ़ सकता है। या कोई समस्या आती है तो उसको एक कर देते हैं ताकि वो एक शब्द बीच में छूट गया है तो वो बाद में पढ़ाया जाए, क्योंकि जो कठिन शब्द आते हैं वो एक बार रुक जाता है तो एक शब्द को पढ़ने के लिए 5 सेकंड से ज्यादा लगता है तो उसको आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। ठीक वाचन आकलन के हिसाब से कोई समस्या उसमें न आए तो इसी के अनुरूप जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाचन आकलन, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सिंगर वाचन की क्षमता से ही सूचना के स्रोत के रूप में पुस्तकों एवं पुस्तकालयों का समुचित प्रयोग संभव है। वाचन का इतना अधिक महत्व होने के कारण ही वाचन ने विद्यालय की अन्य क्रियाओं में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है। सूचना प्राप्त करने के लिए किसी भी विषय जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, हिंदी ऐसे बहुत सारे विषय हैं तो आदि में वाचन क्षमता का होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि सामाजिक जीवन में भी वर्तमान घटनाएं एवं सामाजिक जातीय राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर राष्ट्रीय समस्याओं को समझने के लिए वाचन योग्यताओं का होना अनिवार्य हो जाता है। इसी के अनुरूप वाचन योग्यता से ही साहित्य के द्वार खुल सकते हैं और व्यक्ति जीवन में उसकी सार्थकता से परिचित रहता है। एक रीडिंग के अनुसार जो आकलन हो जाता है इसी के तौर पर। और दूसरी बात देखी जाए जो सहस्वर अथवा मौन रूप से पढ़ना, सहस्वर अथवा मौन रूप से पढ़ना वाचन या पठन का स्पष्टता करना, जो कि मौन रूप में पढ़ा जाता है उसको वाचन आकलन भी कहा जाता है। फिर आती है इसके बाद में वाचन के उद्देश्य। वाचन के उद्देश्य तो इसमें क्या बात आ जाती है उद्देश्य के अंदर जो वाचन को विश्लेषण करने के लिए जो नियमन या क्रम के हिसाब से जो बातें बताई जाती है सहज और स्पष्ट के लिए जो सरल बातें वो एक वाचन आकलन के उद्देश्य में आ जाती है। जो विभिन्न ज्ञान की स्रोत, इसका नंबर 1 है विभिन्न ज्ञान की स्रोत। तो इसमें क्या बताया गया है कि शब्दों का परिशुद्धता से एवं प्रवाहपूर्ण ढंग से प्रत्यक्षीकरण करना
पढ़ी या सुनी विषय वस्तु का समझना, विचारों के महत्व पारस्परिक संबंध को समझना, पढ़ी या सुनी विषय वस्तु को अच्छी तरह अपने हिसाब से समझ पाना, और किसी भी विषय जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं उसी के हिसाब से, और जो पारंपरिक संबंध को समझना होता है उसके तौर पर असामान्य शब्दों की क्रम जटिल वाक्य रचनाओं में वैभूत विचारों को पढ़कर समझना, जो कि उसकी बढ़ते हुए क्रम को देखा जाए और इसमें जटिल जो शब्द उसके हिसाब से वहां पर पढ़ा जाए तो एक समझना उसको अच्छी तरह की उसके अर्थ या विचार क्या हो सकते हैं और दूसरों के भी बढ़ते समय समझ में आ जाना चाहिए। तो इसमें जो विषय वस्तु की समालोचना करना, प्रस्तुत विचारों की विश्वसनीयता है, वैधता समझना, पूर्व अनुभव के साथ विचारों और अनुभव को संधित करना, आलोचनात्मक समस्याओं को सुलझाना, एक रुचिकर बनाना या उसको रुचिकर बढ़ाना, ताकि एक उद्देश्य के रूप में उसके विभिन्न ज्ञान के स्रोत है उसको एक रुचि के रूप में लेंगे तक विद्यार्थी की लगन हो जाता है, उसको पढ़ने में आनंद भी आता है। या कोई उसको मिस्टेक लगती है तो उसको एक टिक करके एक ऐसे तरह उसके अंदर उसको अंदर करके तो उसको एक बाद में उसको भी समझा जा सकता है। फिर आता है 2 नंबर, मौखिक वाचन में दक्षता बढ़ाना। मौखिक वाचन में दक्षता को बढ़ाना। तो ये देखा जाए तो लेखक के अर्थ को समुचित रूप में ग्रहण करना, स्पष्ट स्वरूचिकार ध्वनि का विकास, शब्दों का स्पष्ट उच्चारण, जिन श्रोताओं को पढ़कर सुनाया जा रहा है उन्हें अर्थ स्पष्ट कर देना चाहिए। श्रोताओं कक्षा के आकार एवं विषय वस्तु की प्रकृति के आकार पर ध्वनि का अभियोजन करना। इसमें श्रोताओं के जो कविताएं पढ़ते समय वाचन गति एवं प्रयोग, श्वास गति का नियंत्रण, उचित शरीर संचालन, तो शब्दों को कविता के लय के अनुसार प्रयोजन करना होता है, अपने स्वर या अपनी अच्छी वाणी के हिसाब से वहां पर कह सकते हैं, या उसके अपने स्पष्ट ढंग से योग्य बनाने के लिए अपना अनुभव प्राप्त है उसको बांटने के लिए मौखिक वाचन दक्षता को बढ़ाने का एक कार्य करता है, काम करता है, एक उद्देश्य के रूप में थोड़ा आसान हो जाता है पढ़ने और समझने में और उसको सुनने में। और नंबर 3, आनंद प्रेरक। आनंद प्रेरक तो इसके अंदर जो दिन प्रतिदिन के अनुभव में आनंद लेना, जो अपरिचित के हिसाब से स्थान आदि के संबंध में जो अपने विचारों का अनुभव रखता है, या अलग अलग बातें आनंद के रूप में जो अपनी सहस्वर वाणी के हिसाब से या एक स्पष्ट ढंग से कह सकते हैं, एक जो सहस्वर अथवा मौन रूप से पढ़ना होता है तो एक आनंद के रूप में उसको लिया जा सकता है, क्योंकि उसका एक उसको रुचि या उसके भाव या विचार है, ये बातें वहां पर स्पष्ट होनी चाहिए, तो उसमें एक आनंद प्रेरक बन सकता है। क्योंकि जहां स्थान आदि के संबंध में जिज्ञासा पूर्ति करना, जो अन्य बातों के हिसाब से वहां पर जो व्यक्तियों द्वारा अभिव्यक्त आदर्शों में विचारों में आनंद ले रहा है, या उसकी जो घटनाएं या भावनात्मक ये सारी बातें कर्म के हिसाब से बताया जाता है या पढ़ाया जाता है, तो वो एक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक आनंद के रूप में हो जाता है। एक उसका दूसरा कह सकते हैं कि रहस्यपूर्ण कहानियों आदि का पढ़ना, कि इस कहानी के अनुसार इसमें क्या रहस्य हो सकता है, इसका क्या नतीजा आ सकता है, तो ये कर्म के हिसाब से हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें एक आनंद पूर्वक लगता है। फिर आगे का 4 नंबर, शांत वाचन में दक्षता बढ़ाना।
वाचन में दक्षता को बढ़ाना। तो इसमें क्या बातें आ जाती है कि जो कुछ पढ़ा है उसे शीघ्रता से समझना, जो कुछ टीचर स्टूडेंट के द्वारा जो सात वाचन में दक्षता के हिसाब से, जो क्रम वाइज के हिसाब से, अपने पाठ के हिसाब से या कहानियों के तौर पर जो भी कुछ पढ़ा है तो उसको एक शीघ्रता से समझना, शीघ्रता से ले पूर्वक नेत्र संचालन करना, पढ़ने में ओष्ठ का प्रयोग न करना, प्रतीकों शब्दों एवं अर्थों में परिशुद्धता से साचार्य स्थापित करना, क्योंकि जहां वहां पर निर्देश समझना या समस्या से संबंधित तथ्यों का चयन करना, शिक्षक का अर्थ समझना, ये सारी बातें लेखक के विचार संगठन से ग्रहण करना, विषय वस्तु का सशक्तिकरण करना है, रूपरेखा बनाना, जो क्या है एक शीघ्रता एवं शुद्धता के अनुरूप जो इसकी रूपरेखा बनती है, जो शुरू से लेकर लास्ट तक या संकुचित रूप से भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक सापेक्षिक रूप से कठिन विषय वस्तु को समझने के लिए मदद या उसमें गति सावधानी पूर्वक पढ़ना है, जो इससे मदद की हिसाब से या उसमें कोई सावधानी पूर्वक पढ़ेगा तो उसमें एक शांत वाचन में दक्षता में दिखाई देगी। फिर इसी का आता है वाचन में कठिनाई के कारण। वाचन की कठिनाई के कारण, वाचन में कठिनाई के कारण। तो ये बातें क्या है, जो एक वाचन का उचित शिक्षण और इसकी कठिनाइयों का संतोषजनक निराकरण तभी संभव है जब हम यह जान सके कि वाचन में बालकों को किन कारणवश कठिनाइयां होती हैं। जो एक बालक को वाचन के रूप में, पढ़ने के रूप में या वाचने के रूप में कब उसको एक कठिनाई का कारण बन जाता है, जब हम यह जान सके कि ग्रंथियों में गड़बड़ी होना या उसकी दृष्टि कमियां या अन्य शारीरिक कमियां जो ग्रंथियों में गड़बड़ी हो सकती है, या स्वरों में मांसपेशियों समन्वय कर पाना, या निम्न बुद्धि स्तर हो सकती है, या गणित वर्ण विन्यास में सुलेख में कमजोरी हो सकती है, या विद्यालय की मंद प्रगति भी हो सकती है। ये बहुत ऐसे सारे कारण बन जाते हैं, या फिर संज्ञानात्मक या सामाजिक समस्याएं, या मस्तिष्क का ठीक से नियंत्रण न होना, जो अपनी बुद्धि का अपने कर्म के हिसाब से वहां पर पढ़ाया जाता है तो वह समय पर काम नहीं कर रही, तो ऐसी एक मस्तिष्क का भी ठीक नहीं हो सकता, या श्रवण संबंधी कमियां हो सकती है, जो श्रवण संबंधी कमियां उन्हीं के कारण भी वाचन में कठिनाई का कारण बन जाता है। फिर इसी के अनुरूप जो उसी का ही देखा जाए निदान करते समय स्पष्ट रूप से इस बात का पता लगाना कि इनमें से कौन सा कारण बालक की वाचन योग्यता में बाधक है, जो क्या है बालक की कौन सी योग्यता बाधक बना। तो ये एक समस्या हो जाती है, उन्हीं के रूप में कठिनाई आने लग जाती है, जो योग्यता में कौन से कहां पर बालक हो रही है। फिर इसी के अनुरूप आगे बढ़ते हैं, जो शांत वाचन क्षमता के मापन में प्रयुक्त उपकरण, जो क्या है शांत वाचन, उपकरण, क्योंकि जहां पर शांत वाचन होगा तो वहां पर हमें कौन से उपकरण के हिसाब से वहां पर जरूरत पड़ती है। तो देखा जाए अनेक यंत्रों एवं उपकरणों की सहायता से बालक की वाचन संबंधी कठिनाई ज्ञात करने में सहायता मिलती है। जैसे
मेट्रोनोस्कोप, ड्यूरेल परीक्षण आदि, क्योंकि उसको एक वाचन की प्रक्रिया समय नेत्र संचालन का मापन करते हैं, उसी के अनुरूप वहां पर जो अलग अलग नाम बताए गए हैं उसके हिसाब से वहां पर मेल खाते हैं। और दूसरी बात, जो कितनी बार नेत्र स्थिर किए, कितना अक्षर विस्तार है, ले वाचन या गति नेत्र समन्वयवादी का लेखा एक फिल्म पर आ जाता है, इसका लेखा क्या आ जाता है, एक फिल्म के तौर पर आ जाता है। तो मेट्रोनोस्कोप की सहायता से मुद्रित वाचन विषय वस्तु को किसी निश्चित गति से प्रस्तुत किया जा सकता है। या ड्यूरेल के परीक्षण, ड्यूरेल की परीक्षण, जिसका नाम ड्यूरेल वाचन कठिनाई विश्लेषण है, एक उसको एक वाचन के रूप में देखा जाए या उसको एक कठिनाई के रूप में, तो ड्यूरेल का नाम लिया जाता है, जिसमें शब्दों और वाक्यांशों को एक निश्चित गति से प्रस्तुत करते हैं। एक टेचिस्टोस्कोप है, जिसमें क्या है कि वाक्यांश होते हैं उसको एक निश्चित के रूप में वहां पर काम में ही लेते हैं। तो इसी के जो कठिनाई है वो एक कंपनी पर ज्यादा, जो आगे का विस्तार करण के हिसाब से देखा जाए। सर्वे वाचन परीक्षण, सर्वे वाचन परीक्षण, जो एक संस्था के अंदर शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को सर्वे वाचन परीक्षण दिया जाता है, तो उसमें कुछ कमियां क्यों रह जाती है, या तो कोई बालक है उसको परीक्षण के समय ध्यानपूर्वक या अपने रुचि के अनुसार ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाता या नहीं पढ़ पाता या नहीं समझ पाता है, तो उसी के अनुसार वहां पर परीक्षण उसको दिया जाता है कि उसमें एक वाचन आकलन के हिसाब से उसमें कुछ कमियां न रह जाए। वाचन की सर्व परीक्षण वाचन विकास के सामान्य स्तर का मूल्यांकन करते हैं, ताकि विभिन्न पाठ्यक्रमों में सफलता का पूर्व कथन किया जा सके, ये वाचन में पिछड़ेपन को दूर करना संभव हो, और वाचन प्रक्रिया के मापन में वाचन की गति में पठित वस्तु की समझ दोनों करना। तो ये बातें एक संभावना के तौर पर हो जाती है, क्योंकि कुछ परीक्षणों में इन दोनों का अलग अलग स्वतंत्र रूप से मापन को महत्व दिया जाता है, कुछ परीक्षणों में इन दोनों को अलग अलग के हिसाब से ही रखा जाता है, क्योंकि जो समझ का मापन किया जाए उसे गति स्थिर कर ली जाती है, गति स्थिर कर ली जाती है। इस हेतु ऐसा वाचन परीक्षण दिया जाता है जिसमें कोई समय अवधि निर्धारित नहीं होती। लेकिन क्या इसमें जो सर्वे वाचन परीक्षण दिया जाता है तो उसके अनुरूप वहां पर समय अवधि क्या है, समय अवधि निर्धारित नहीं होती, क्योंकि उसमें समय लगता है, एक ही चीजों के अंदर तो समय निर्धारित होता है लेकिन उसके अंदर समय अवधि स्थिर नहीं होता, नो के बराबर आ जाती है। तो इसी के अनुरूप वहां पर वास्तव में गति का नियंत्रण करना कठिन लगता है, तो उसी के अनुरूप वाचन गति का मापन करने के लिए बनाए गए परीक्षणों में निश्चित समय अवधि निर्धारित रहती है, क्योंकि जो बनाए गए परीक्षणों के हिसाब से जो अलग अलग नियम है वहां पर समय अवधि निर्धारित होती है। ये थोड़ी बातें अलग अलग लग रही है, लेकिन जो एक टॉपिक के हिसाब से देखा जाए, लाइन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें थोड़ा अलग में देखने को जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, गति का मापन आवश्यक इसलिए है कि श्रमसाध्य, अनिपुण एवं समय अपिव्ययी पाठन विद्यार्थी की प्रगति में बाधक है। अतः एक निश्चित अवधि में बालक एक समान कठिनाई की कितने सबर पड़ता है तो इसका पता लगा सकते हैं। तो एक संकोच के अनुसार देखा जाए तो 5 सेकंड या उससे अधिक समय नहीं बोल पाता। क्या इसमें 5 सेकंड
एक शब्द बोलने के लिए 5 सेकंड व्यक्ति स्टॉप कर जाता है या रुक जाता है, तो उसको एक जो कोई शब्द आ जाता है, जैसे एक विद्यालय आ गया या विश्वविद्यालय आ गया, तो ये शब्द जैसे लाइन पढ़ रहा है विश्वविद्यालय शब्द 5 सेकंड, तो इसके अनुसार जो शब्द आ जाता है तो ये एक बार इसको टिक कर दिया जाता है कि ये कठिन होने के बावजूद उसमें 5 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, तो एक बाद में इसको लिख करके एक लिखित के रूप में ट्राई करेगा तो जो शब्द को पढ़ना में उसको आ जाता है, तो उसके वाचन आकलन के हिसाब से सही हो जाता है। और दूसरी बात, जो जबकि परीक्षण शब्दों के पाठन में 40 शब्द प्रति मिनट, क्या है 40 शब्द 40 शब्द प्रति मिनट, हिसाब से बोलने चाहिए विद्यार्थियों को, लेकिन कहीं भी देखा जाता है उसका या कक्षा के हिसाब से या एज के हिसाब से लेते हैं, तो विद्यार्थियों को एक सांझे के रूप में अलग-अलग से करवाएंगे, तो वहां पर बॉयज और गर्ल्स में इतना फर्क मिलेगा कि गर्ल्स का देखा जाए, लड़कियों का देखा जाए, तो उसका बोलने की शब्दों की सीमा है वो सबसे ज्यादा गर्ल्स की मिलेगी आपको। तो बॉयज क्या है इसके अंदर बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि कम शब्द बोलते हैं, उसमें कुछ परसेंटों के हिसाब से आपको वहां पर ज्यादा मिलेगा। इसी प्रकार 9.5 के हिसाब से, जो क्या 9.50 वर्ष कह सकते हैं हम इसी प्रकार, जो लड़कियों के बोलने के शब्द प्रवाह गति क्या है, प्रवाह गति 220 शब्द प्रति मिनट, क्या है शब्द प्रति मिनट। लड़कियों के बोलने में शब्द प्रवाह गति 220 शब्द प्रति मिनट होती है, लेकिन इसके पाठ्यक्रम के अनुरूप देखा जाए तो 1 मिनट के अंदर ही 40 होना चाहिए, तो लड़कियों की गति के अनुसार देखा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो उसके अनुरूप वहां पर केवल 80 शब्द प्रति मिनट भी कह सकते हैं, इसमें बोला भी जा सकता है 80। तो दूसरी बात, जो 49 स्कूलों के परीक्षण प्रयुक्त करके निम्न अंक प्राप्त किए गए, इसके अंदर क्या है 49 स्कूल लिए गए अपने आसपास के क्षेत्र के या तहसील के या शहर के या गांव के, तो उसके अनुरूप एक सारणी तैयार की गई, जो क्या है कि अवस्था के अनुरूप में देखा जाए या लड़के या लड़कियों का देखा जाए, लड़कियां तो एक अवस्था के तौर पर इसमें एज दे दी जाती है, तो लड़के कितने बोलते हैं और लड़कियों का कितना परसेंट रहता है, इसी के अनुरूप एक सारणी के माध्यम से उसको पढ़ते हैं, तो एक थोड़ा हमें पढ़ने के लिए और समझने के लिए आसान हो जाता है। और देखा जाए इस अवस्था में एज दे दी जाती है, जैसे 6 वर्ष, इसके अंदर 7 वर्ष, इसके अंदर 8 वर्ष। अवस्था के अनुरूप देखा जाए कि लड़कियों की वाचन क्षमता पढ़ने की और समझने की कितनी और लड़कियों की कितनी, लगभग ज्यादा लड़कियों की परसेंटेज ज्यादा मिलती है उसके लिए। और देखा जाए 9 वर्ष के अंदर, 10 वर्ष के अंदर, 11, 12, इसी अनुरूप जो बढ़ता जाएगा उसी के हिसाब से क्या है इसके परसेंटेज भी आपको बढ़ते मिलेंगे। लेकिन जो 1 मिनट के अंदर 40 शब्दों की सीमा होती है, लेकिन लड़कियों को देखा जाए कि 49 स्कूलों के रूप में जो परीक्षण लिया गया वहां पर 1 मिनट के अंदर 80 शब्दों को बोला गया, लेकिन एक लड़के
का देखा गया वहां पर 220 शब्द या शब्दों को बोला गया। तो इसमें क्या बहुत सारा फर्क आ जाता है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियों को इसमें ज्यादा परसेंटेज मिलती है। उसके हिसाब से देखा जो 6 वर्ष की आयु के हिसाब से 6 वर्ष की आयु के हिसाब से लड़कियों को 13 शब्द बोलेंगे, लेकिन वहां पर लड़कियों को देखा जाए 6 वर्ष की आयु के हिसाब से 15 बोलेंगे, क्योंकि इसी के अनुरूप वहां पर 2% का अंतर कहा जाता है। और 7 वर्ष के हिसाब से देखा जाए जो यहाँ पर 33 शब्द बोलेंगे और यहाँ पर 38 शब्द बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी 5 का अंतर आ जाता है, क्योंकि जैसी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वहां पर लड़कियों के शब्द आपको बढ़ते ही मिलेंगे। जो एक परीक्षण के दौरान वहां पर एक जो आकलन किया गया वाचन के हिसाब से एक संस्था के अलग अलग वहां पर उसकी एज के हिसाब से एक स्केल तैयार किया गया, जो प्रयोजना के हिसाब से कह सकते हैं, एक सारणी के हिसाब से हम कह सकते हैं। जो 8 वर्ष की एज में देखा जाए तो 53, बॉयज की 58 गर्ल्स का हो जाता है, क्योंकि जब 8 वर्ष की उम्र में देखा जाए तो 53 शब्द विद्यार्थी की तरफ से 1 मिनट के अंदर बोला गया, लेकिन लड़कियों का देखा जाए 58 शब्द 1 मिनट के अंदर लड़कियों के द्वारा बोला। जो 9 वर्ष के अंदर देखा जाए 72 और 76, जो 9 वर्ष की एज में देखा जाए तो वहां पर इसमें इतना मिला। और जो 10 वर्ष की 85 और इसमें 80, इसमें 3% का अंतर आया। और इसमें हम 11-12 जैसे हम 14 की ले सकते हैं, तो 11 के अंदर क्या है 90, यहाँ 93, और 14 का देखा जाए 115, 122, जो 14 वर्ष की अवस्था के बालक देखा जाए तो उसमें 115 तो होते हैं बॉयज की, और गर्ल्स की होती है 122, जो 1 मिनट के अंदर इतने शब्द बोले जाते हैं। लेकिन एक क्रम वाइज के हिसाब से एक स्कूल या कक्षा के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर एक परीक्षण के दौरान एक 49 स्कूल के हिसाब से देखा जाए तो उसका नतीजा क्या रहता है कि 14 वर्ष की आयु के अंदर जो लड़के का कितना 115 और लड़कियों का 122, जो शब्दों की सीमा 1 मिनट के अंदर बोली जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो बीए बीएससी बीएड सेकंड वाचन आकलन का कंप्लीट हो जाता है। जय हिंद।